हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। और इससे पहले ऑलरेडी हम 7 चैप्टर्स डिटेल में अच्छे से कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं और सारे ही चैप्टर्स या रिवाइज करना चाहते हो तो आप आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हो। आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें सारे चैप्टर्स हैं, टॉपिक वाइज दे रखा है, ठीक है, सारे वीडियोज़। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर की। चैप्टर का नाम है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। तो देखो, हमने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में पढ़ा था पिछले चैप्टर में। तो पिछले वाला चैप्टर ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ वो ज़रूर देख लेना, ठीक है। उसी पर पूरा बेस्ड है ये वाला चैप्टर, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें यूज़ होने वाले हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ पढ़ लेना, मैं दोबारा बोल रही हूँ, ठीक है। तो इस चैप्टर का नाम क्या है, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। अब इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि शॉर्ट रन क्या होता है, ठीक है। शॉर्ट रन वो वाला शॉर्ट रन नहीं है जैसे हमने, आपको याद हो अगर हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है, प्रोडक्शन फंक्शन में 11th में पढ़ा था शॉर्ट रन लॉन्ग रन, वो नहीं है। इसमें थोड़ा अलग है, ये मैक्रो है। तो मैक्रो के कॉन्सेप्ट से शॉर्ट रन क्या होता है वो हम समझेंगे। फिर हम समझेंगे कि आउटपुट क्या होता है, इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या होता है। फिर हम समझेंगे कि हम शॉर्ट रन में कैसे इक्विलिब्रियम आउटपुट को डिटर्मिन करेंगे। समझ में आया। पहले शॉर्ट रन पढ़ेंगे, फिर इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या होता है वो पढ़ेंगे, फिर शॉर्ट रन में कैसे इक्विलिब्रियम आउटपुट डिटर्मिन किया जा सकता है किसी भी इकोनॉमी का, वो हम समझेंगे। तो ये सारा कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है इस चैप्टर में। समझ आ गया। सबसे पहले शुरुआत करते हैं शॉर्ट रन से। शॉर्ट रन होता क्या है। शॉर्ट रन देखो, ये तो समझ आ रहा है कि कम टाइम पीरियड है हमारे पास। शॉर्ट रन, शॉर्ट टाइम पीरियड, ठीक है। अब शॉर्ट टाइम पीरियड में आप क्या कर सकते हो, सारी चीज़ें चेंज नहीं कर सकते हो, ये आपको पता है। क्या आप शॉर्ट रन में आप अपने बाल बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, ठीक है। शॉर्ट रन में आप अगर आपकी कोई दुकान है तो आप नई लेबर लेकर के आ सकते हो, बिल्कुल लेकर के आ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ज़्यादा प्रोडक्शन करना है फटाफट से लेबर बुलाइए, आपको लेबर आ जाएगी। शॉर्ट रन में आप क्या लैंड बढ़ा सकते हो, वो नहीं। शॉर्ट रन में आप नई मशीन्स लेकर के आ सकते हो, नहीं। शॉर्ट रन में क्या आप टेक्नोलॉजी लेकर के आ सकते हो, नहीं। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी से ही हमको काम है, बाकी सारी चीज़ों से काम नहीं, हमें टेक्नोलॉजी से भी काम है सर। कि शॉर्ट रन में क्या होता है, शॉर्ट रन एक वो पीरियड ऑफ टाइम होता है जहाँ पर टेक्नोलॉजी इज़ कांस्टेंट। ये आपको एक जो मतलब आप कह सकते हो शॉर्ट रन का जो कॉन्सेप्ट है, ये किसने दिया है, ये आपको दिया है कीन्स ने। तो हम अकॉर्डिंग टू कीन्स पढ़ेंगे। कीन्स कौन है भाई, देखो कीन्स एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने बहुत सारी थ्योरीज वगैरह भी दी हैं जो कि आप आगे जाके पढ़ोगे। अभी के लिए समझो कीन्स ने क्या बोला है कि जो शॉर्ट रन होता है, ठीक है, शॉर्ट रन होता है वो कैसा होता है, शॉर्ट रन इज़ अ पीरियड ऑफ टाइम in which technology is constant, यानी कि टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होगी, ठीक है। टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं कर सकते और टेक्नोलॉजी का फिर कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा लेवल ऑफ आउटपुट पर। ऑब्वियसली जब टेक्नोलॉजी चेंज ही नहीं हो रही है तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कितना हम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जो भी आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं उस पर किसका फ़र्क पड़ेगा, किसका फ़र्क पड़ेगा, उस पर फ़र्क पड़ेगा आपका लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली impacts the लेवल ऑफ आउटपुट। मैंने जस्ट अभी बताया था ना, आप शॉर्ट रन में क्या कर सकते हो, नई टेक्नोलॉजी नहीं लेकर के आ सकते, नई मशीन्स नहीं ला सकते, पर आप नई लेबर लेकर के आ सकते हो, यानी कि आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हो। तो जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ना, उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है, 1-to-1 रिलेशन होता है किससे, लेवल ऑफ आउटपुट से। किस में, सिर्फ शॉर्ट रन में। ये सिर्फ शॉर्ट रन की बात है, लॉन्ग रन नहीं है। शॉर्ट रन में क्या होता है, कुछ थोड़ी सी कहानी याद रखो, 2-4 सेंटेंस, 2-4 वर्ड्स। शॉर्ट रन में क्या होगा, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहेगी, टेक्नोलॉजी का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लेवल ऑफ आउटपुट पर। जो भी आउटपुट है, आएगी, मान लो हमको 10 किलो मिठाइयाँ बनानी है तो हम नई मशीन नहीं लगा सकते जल्दी से एक दिन में। हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 10 लेबर बुला लेंगे, नहीं। तो यानी कि जो लेबर है, एम्प्लॉयमेंट है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट का 1-to-1 रिलेशन होता है विद आपका लेवल ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट। और लेवल ऑफ आउटपुट फिर किस पर डिपेंड करता है शॉर्ट रन में, ऑब्वियसली लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर ही डिपेंड करेगा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट
इंक्रीजेस, तो इससे क्या होगा, आपका जो आउटपुट है ना वो भी इंक्रीज़ होगा, और इसका वाइस वर्सा। ऑब्वियसली अब टेक्नोलॉजी से तो कोई लेना देना नहीं है, वो कांस्टेंट रखनी है हमको, तो हम क्या कर सकते हैं, हम लेबर बुलाकर ही मिठाइयाँ ज़्यादा बनवा सकते हैं। तो जैसे जैसे हम और लेबर बुलाते जाएंगे और लगाते जाएंगे और ज़्यादा मिठाइयाँ बनती जाएंगी, यानी कि जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा आउटपुट बढ़ेगा। तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ेगा तो लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ेगा, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज़ होगा तो लेवल ऑफ आउटपुट भी डिक्रीज़ होगा। यानी कि ये दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है, 1-to-1 रिलेशनशिप होता है अकॉर्डिंग टू कीन्स। और एक किसकी बात चल रही है, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रन की। पर यहाँ पर एक और पॉइंट आता है, मान लो कि अब इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट आ गया। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जब कोई भी बंदा लाइक फुल एम्प्लॉयमेंट ये समझ लो एकदम बाउंड्री पर आ गए हम, मान लो कोई इंसान ही नहीं बचा है अब हमारे पास। सोचो कि सिर्फ 10 लेबर थी और 10 की 10 आपने एम्प्लॉयड कर ली, ठीक है, 10 की 10 को आपने अपने काम पे रख लिया। पर अब आपको और आउटपुट बढ़ाना है, तो अब आप और आउटपुट कैसे बढ़ाओगे, अब तो लेबर ही नहीं है और टेक्नोलॉजी फिर कांस्टेंट है, यानी कि अब दोनों ही काम नहीं करेंगे। तो यानी कि जब हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर आ जाते हैं, समझ रहे हो, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर आ जाते हैं, तब हम आउटपुट इंक्रीज़ नहीं कर सकते। आउटपुट तभी तक इंक्रीज़ होगा जब तक हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर नहीं पहुँचे हैं। तो एक और पॉइंट याद रखना है कि वंस देयर इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, तो जो आउटपुट है आपका या फिर लेवल ऑफ आउटपुट है कांट बी इंक्रीज, ठीक है। तो उसके बाद इंक्रीज़ नहीं किया जा सकेगा, क्यों, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया, अब तो लेबर आ ही नहीं सकती और टेक्नोलॉजी हम यूज़ नहीं कर सकते, मतलब चेंज नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है हमारी, यूज़ तो करेंगे पर चेंज नहीं कर सकते। तो उस टाइम के बाद हमारा आउटपुट नहीं बढ़ेगा। तो बस इतनी सी कहानी याद रखनी है। किसने बताया ये सब, कीन्स ने बताया। कीन्स ने बताया शॉर्ट रन क्या होता है, मैं दोबारा से समराइज़ कर देती हूँ। कीन्स ने बताया शॉर्ट रन में क्या होता है, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहेगी, तो जो लेवल ऑफ आउटपुट है वो किससे बढ़ेगा, वो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने से बढ़ेगा। इन दोनों के बीच में क्या होता है, 1-to-1 एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। जैसे जैसे लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ेगा, एंड वाइस वर्सा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जब हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर आ जाएंगे, यानी कि और लेबर बची ही नहीं है, तो अब लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा सकते हम, और जब लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा पाएंगे तो लेवल ऑफ आउटपुट भी नहीं बढ़ेगा। तो यानी कि वंस वी अचीव द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी, वी कैन नॉट इंक्रीज द लेवल ऑफ आउटपुट। ये समझ आ गया। इतनी सी कहानी आपको याद रखनी है शॉर्ट रन के बारे में। शॉर्ट रन ये पीरियड ऑफ टाइम होता है व्हेन वेयर द टेक्नोलॉजी इज़ कॉन्स्टेंट, वी कैन नॉट चेंज द टेक्नोलॉजी। ये आपको बताना है शॉर्ट रन क्या होता है अकॉर्डिंग टू कीन्स। शॉर्ट रन समझ लिया। अब हम समझते हैं इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या होता है। शॉर्ट रन समझ लिया ना, इक्विलिब्रियम आउटपुट के बारे में समझते हैं। इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या होता है ये मैं बाद में साइड हो जाऊँगी, अब इसका स्क्रीनशॉट लेना, अभी सिर्फ समझो कि मैं क्या बोल रही हूँ, लिखना मत ज़रा भी। तो इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या होता है, आउटपुट समझ आ रहा है, यानी कि प्रोडक्शन कितना हो रहा है। तो देखो जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात करते हैं ना, तो इक्विलिब्रियम आउटपुट बोलो आप, इक्विलिब्रियम इनकम बोलो आप, इन इक्विलिब्रियम जीडीपी बोलो, ये तीनों वर्ड्स या फिर तीनों टर्म्स सिमिलर हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम आउटपुट, इक्विलिब्रियम इनकम, इक्विलिब्रियम जीडीपी, यानी कि आप कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो, यानी कि आपकी कितनी इनकम हो रही है और उससे आपकी कितनी जीडीपी बढ़ रही है कंट्री की, वो तीनों बराबर है, तीनों सिमिलर है। तो तीनों में से कोई भी टर्म कहीं भी यूज़ हो तो तीनों का सेम मीनिंग है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम आउटपुट की। तो किसी भी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम आउटपुट कब अचीव किया जाता है, उसकी एक कंडीशन होती है, ठीक है। क्या कंडीशन है, व्हेन AD इज इक्वल टू AS। AD और AS आपको पता है, मैं बोल रही हूँ 7th चैप्टर ज़रूर पढ़कर आना, उसी में हमने पढ़ा था। AD क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड, AS क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई। अब सारी चीज़ें मैं लिख नहीं रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ वो अब बाद में लिख लेना वीडियो रिवाइंड करके, ठीक है। AD क्या है, एग्रीगेट डिमांड, AS क्या है, एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड है कि वो डिज़ायर्ड आउटपुट जो कि कंज्यूमर्स खरीदना चाह रहे हैं, ठीक है। मतलब हम कितना खरीदना चाह रहे हैं, कितना खरीदने का प्लान कर रहे हैं, वो हो जाएगा हमारा एग्रीगेट डिमांड। और एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, प्रोड्यूसर्स कितना
प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं वो हो जाता है एग्रीगेट सप्लाई। तो जब ये दोनों चीज़ें बराबर हो जाएंगी, यानी कि जितना कंज्यूमर्स खरीदना चाह रहे हैं उतना ही प्रोड्यूसर्स बनाना चाह रहे हैं, वो यानी कि दोनों चीज़ें बराबर हैं, समझ आया? तो उसी को, उस लेवल ऑफ आउटपुट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम आउटपुट, यानी कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ वैसे, ये क्या है, डिज़ायर्ड आउटपुट पीपल प्लान टू बाय, यानी कि वो खरीदना चाह रहे हैं, वो एक्चुअल में नहीं खरीदा है, वो खरीदना चाह रहे हैं। डिज़ायर्ड आउटपुट जो है वो खरीदना चाह रहे हैं, प्लान्ड आउटपुट जो वो खरीदना चाह रहे हैं, ये याद रखना है। और ये क्या होता है, डिज़ायर्ड आउटपुट पीपल प्लान टू प्रोड्यूस, यानी कि वो कितना बनाना चाह रहे हैं। तो यानी कि जितना वो बनाना चाह रहे हैं, मान लो प्रोड्यूसर्स बनाना चाहते हैं वीट 100 किलो, और जो कंज्यूमर्स हैं वो भी प्लान कर रहे हैं कि हम 100 किलो ही वीट खरीदेंगे, यानी कि दोनों चीज़ें बराबर हुई। वही लेवल ऑफ आउटपुट हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट कहलाएगा, इक्विलिब्रियम इनकम कहलाएगा, इक्विलिब्रियम जीबीपी कहलाएगा। तो ये समझ आ गया, ये कंडीशन याद रखिए, है व्हेन ईडी इज इक्वल टू एएस। अभी ईडी और एएस बराबर है तो इससे ना दो प्रॉब्लम्स हमारी बिल्कुल जड़ से मिट जाती हैं। क्या मिट जाती हैं? पहली चीज़ कि देयर इज़ नो एक्सेसिव प्रोडक्शन, ठीक है, नो एक्सेसिव प्रोडक्शन। और दूसरा, देयर इज़ नो लैक ऑफ आउटपुट। देखो सबसे बड़ी बात कि एक्सेसिव प्रोडक्शन नहीं होगा। एक्सेसिव प्रोडक्शन मतलब कि अगर प्रोड्यूसर 100 किलो बनाना चाहते हैं तो कंज्यूमर्स भी तो 100 किलो ही खरीदना चाह रहे हैं। मैंने बोला ना बराबर है, जब वो दोनों बराबर, मतलब जितना वो बनाना चाहते हैं उतना ही वो खरीदना चाह रहे हैं, यानी कि उनका सारा का सारा माल बिक जाएगा। और जब सारा का सारा माल बिक जाएगा यानी कि एक्सेसिव प्रोडक्शन तो कुछ होगा ही नहीं। ऐसा तो नहीं है ना कि प्रोड्यूसर 100 किलो बनाना चाह रहे हैं और कंज्यूमर सिर्फ 80 किलो खरीदना चाह रहे हैं। अगर ऐसा होता तो 20 किलो बच जाता प्रोड्यूसर्स का, वो एक्सेसिव प्रोडक्शन होता। पर इस केस में यहाँ पर क्या है, दोनों बराबर हैं तो कोई एक्सेसिव प्रोडक्शन नहीं है, यानी कि आप कह लो अनसोल्ड स्टॉक नहीं बचेगा आपका, ऐसा कोई माल नहीं बचेगा जो बिका ना हो, सारा माल बिक जाएगा, 100 के 100 किलो गेहूँ उसका बिक जाएगा। इसी तरह लैक ऑफ आउटपुट भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि प्रोड्यूसर्स बनाना चाह रहे हैं 80 किलो और कंज्यूमर्स खरीदना चाहते हैं 100 किलो। अब अगर कंज्यूमर ज़्यादा खरीदना चाहते हैं यानी कि सप्लाई कम रह जाएगी, वो तो 80 बनाना चाह रहे हैं भाई, तो उनके पास लैक ऑफ आउटपुट हो जाएगा। पर यहाँ पर ऐसा भी नहीं है, क्यों? क्योंकि दोनों बराबर हैं। अगेन मैंने बताया, तो जितना वो बनाना चाहते हैं उतना ही वो खरीदना चाहते हैं, जितना वो खरीदना चाह रहे हैं उतना ही वो बनाना चाह रहे हैं। सब चीज़ें बराबर है, ठीक है। सब चीज़ें जब बराबर है तो ये दो प्रॉब्लम्स बिल्कुल नहीं आएंगी। एक तो अनसोल्ड स्टॉक की और एक लैक ऑफ स्टॉक की। लैक ऑफ स्टॉक मतलब अगर बोलते हैं आपका एग्रीगेट सप्लाईज डिमांड ज़्यादा है, और लैक ऑफ आपका सप्लाई या फिर लैक ऑफ एक्सेसिव आपका जो आउटपुट है उसकी कब होगी, जब आपके पास एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा हो। तो ये आपने याद रखना है, ये दो प्रॉब्लम्स नहीं होंगे अगर ये दोनों बराबर नहीं होते हैं। इन केस ये दो चीज़ें बराबर नहीं होती हैं, जैसे कि मैंने भी बताया, जैसे कि मान लो एक केस है जब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो गई एग्रीगेट सप्लाई से, और दूसरा केस ऐसा है कि जब एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा हो गई एग्रीगेट डिमांड से। अभी तो दोनों बराबर है। दूसरा केस हो सकता है कि एक चीज़ ज़्यादा हो यानी कि एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है। तीसरा केस है कि एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा हो गई यानी कि अब ये डिसइक्विलिब्रियम है दोनों में। और जब डिसइक्विलिब्रियम है तो एग्रीगेट डिमांड जब ज़्यादा है, डिमांड का मतलब क्या है ये कि डिज़ायर्ड आउटपुट पीपल प्लान टू बाय, यानी कि जितना लोग खरीदना चाहते हैं वो क्या है, ज़्यादा है। किससे? डिज़ायर्ड आउटपुट पीपल प्लान टू प्रोड्यूस, यानी कि जितना कुल मिला के माल वो बना रहे हैं ना उससे ज़्यादा है जितना वो खरीद रहे हैं। यानी कि इस टाइम पे क्या हो जाएगा, इस टाइम पे आपका जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो ज़्यादा है एक्चुअल आउटपुट से। यहाँ पे समझ आ रहा है, रिक्वायर्ड आउटपुट किससे ज़्यादा है, एक्चुअल आउटपुट से। एक्चुअल आउटपुट से यानी कि बना तो देखो सिर्फ 80 किलो और लोग खरीदना कितना चाहते हैं 100 किलो, तो रिक्वायर्ड कितना है 100, एक्चुअल कितना है 80, यानी कि वो ज़्यादा हो गया। इसका मतलब इस टाइम पे क्या हो जाएगी, आपकी प्रॉब्लम कौन सी वाली अराइज होगी, इन दोनों में से कौन सी प्रॉब्लम अराइज होगी, एक्सेस नहीं एक्चुअली लैक ऑफ स्टॉक की।
लैक ऑफ स्टॉक, यानी कि उनके पास इतना स्टॉक ही नहीं है भाई, 20 किलो उन्होंने कम बनाना चाह रहे हैं वो, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अगर हम देखें, अब यहाँ पे क्या है, एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है, यानी कि लोग बना तो ज़्यादा रहे हैं पर लोग खरीदना कम चाह रहे हैं, यानी कि उनके पास ज़्यादा माल बच जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर क्या है, एक्चुअल आउटपुट जो है आपका, एक्चुअल आउटपुट इट इज़ मोर देन आपका रिक्वायर्ड आउटपुट, ठीक है, रिक्वायर्ड आउटपुट से ज़्यादा है। तो इस टाइम पे कौन सी वाली प्रॉब्लम आ जाएगी, लैक ऑफ स्टॉक। तो इसमें हो गया, यहाँ पे आ जाएगी आपकी एक्सेस स्टॉक की, एक्सेस या फिर आप कह लो अनसोल्ड स्टॉक की, यानी कि आपका माल नहीं बिक पाएगा, आपकी सप्लाई ज़्यादा हो गई है, डिमांड कम है, बन ज़्यादा रहा है, बिक कम रहा है। तो ये समझ आ गया क्या चीज़ें होती हैं, शॉर्ट रन क्या है, इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या है, कब होता है, व्हेन AD इज़ इक्वल टू AS, ठीक है। AD AS क्या होता है ये समझ आ गया। अगर AD AS बराबर है तो दो प्रॉब्लम्स जड़ से मिट जाती हैं, ये दो प्रॉब्लम्स। पर अगर AD AS बराबर नहीं होते हैं तो एक में तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी लैक ऑफ स्टॉक की, एक में प्रॉब्लम हो जाएगी एक्सेस स्टॉक की। तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे कहाँ बढ़ेंगे, देखो ये समझ आ गया शॉर्ट रन क्या होता है, इसे मैं रफ कर रही हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। अब ये जो मैंने अभी बताया कि AD AS बराबर होते हैं कब, जब हम इक्विलिब्रियम पर आए, यानी कि इक्विलिब्रियम आउटपुट जब प्रोड्यूस कर रहे हैं, कब प्रोड्यूस करते हैं, जब AD और AS बराबर होते हैं। अभी जो ये AD और AS बराबर है, AD इक्वल टू AS, ये जो इक्वेशन है ना, इसको हम थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। कैसे एक्सटेंड करेंगे, देखो AD इज़ इक्वल टू AS, डन। अब अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या होता है, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कि हमारी जो एग्रीगेट सप्लाई होती है वो क्या होती है, वही इनकम है। जितना हम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं वही तो हमारी इनकम है, ये हमने पढ़ा था। अगर आपको याद हो, पिछले चैप्टर में मैंने जब आपको एग्रीगेट सप्लाई का वो पढ़ाया था, ग्राफ पढ़ाया था, ठीक है। तो एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर होती है, इनकम के बराबर होती है। तो हम यहाँ पे इसको लिख देंगे इनकम। तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन क्या होगी, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू इनकम, ठीक है। अब हमने ये भी चीज़ पढ़ी है कि जो इनकम होती है हमारे, वो भी दो कंपोनेंट से बनी होती है। जो भी हमारी इनकम होती है हम उसको क्या करते हैं, ईदर वी कंज्यूम इट और वी सेव इट, ठीक है। तभी तो हमने कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन पढ़ा था। तो इनकम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके लिख सकते हैं, यानी कि C प्लस S, ठीक है। कंजम्पशन करते हैं कुछ इनकम का, 100 रुपये अगर हम कमा रहे हैं तो उसमें से 80 रुपये हम खर्चा कर देते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 20 रुपये बचा लेते हैं, सेव कर लेते हैं। इसी तरह एग्रीगेट डिमांड को हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम स्पेसिफिकली 2 सेक्टर मॉडल की बात कर रहे हैं, 3 या 4 सेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं। तो 2 सेक्टर में याद हो तो आपको क्या होता है, सिर्फ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि C प्लस I। और 3 सेक्टर में क्या होता है, C प्लस I प्लस G। 4 में क्या होता है, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। पर वो 3 और 4 की हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द 2 सेक्टर मॉडल। तो हमने सिर्फ 2 कंपोनेंट्स लिए, दैट इज C प्लस I। अब यहाँ पे देखो ये C से C कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा है इक्वल साइन के इधर उधर है। तो क्या बचेगा हमारे पास, I इज इक्वल्स टू S या फिर S इज इक्वल्स टू I। ये हमारी एक और इम्पॉर्टेंट इक्वेशन आ गई। और इससे हमको पता चलता है कि जब हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तब हमारी इकोनॉमी की जो सेविंग्स होंगी वो किसके बराबर होंगी, जितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है। यानी कि जितना लोग सेव कर रहे हैं उतना ही लोग इन्वेस्ट भी कर रहे हैं हमारी इकोनॉमी में, समझ आया। तो ये इक्वेशन को आप दोबारा से समझ लो, मैं दोबारा समझाती हूँ। यहीं से मैंने उठा के लिया AD इक्वल टू AS, ठीक है, कहीं से नहीं लिया, यहीं से उठा के लिया है। अब ये AD AS बराबर है, तो मैंने यहाँ पे AS की जगह Y क्यों लिखा, क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था एग्रीगेट सप्लाई इज़ नथिंग बट इक्वल टू इनकम, ठीक है। ये इनकम के बराबर है, यानी कि जितना आउटपुट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इनकम है। तभी तो मैं इतनी देर से बोल रही हूँ इक्विलिब्रियम आउटपुट, इक्विलिब्रियम इनकम, इक्विलिब्रियम GDP वो बराबर है, यानी कि आउटपुट और इनकम बराबर है, इसलिए मैंने Y लिख दिया। अब Y की जगह मैंने C प्लस S क्यों लिखा है, क्योंकि Y जो होती है वो इनकम जो हमारी होती है वो 2 कंपोनेंट से बनी होती है, या तो हम उसे कंज्यूम करते हैं या सेव करते हैं। तो Y की जगह लिख दिया C प्लस S। AD की जगह मैंने C प्लस I क्यों लिखा है, क्योंकि हम 2 सेक्टर मॉडल की बात कर रहे हो। 2 सेक्टर मॉडल में हमारी एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन होती है C प्लस I। तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, C से C कैंसिल हो गया, S इक्वल टू I बचा। सिंपल सी बात है, इसे आप खुद से लिख करके देखोगे 4 बार आपको दिमाग में याद रहेगा। कोई इतनी हाई फाई चीज़ नहीं है, ये बहुत बेसिक सी 4 लाइनें हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है S इक्वल्स टू I। और इसका मतलब क्या है कि जितना
हमारी इकोनॉमी में बंदे लोग मतलब आपके लोग सेव कर रहे हैं उतना ही लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और इसी पॉइंट पे हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है। अब इसके बाद देखो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, ये जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर है ना, एक्चुअली आप ये कह लो हमारे ना सेविंग और इन्वेस्टमेंट में दो तरह के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक्स एंटे सेविंग, एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट, एक्स पोस्ट सेविंग, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है एक्स एंटे सेविंग, ठीक है, एक होता है एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट, फिर आता है एक्स पोस्ट सेविंग, फिर आता है एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। ये 4 कॉन्सेप्ट्स हैं जो और आपको समझने हैं। अब इन चारों में क्या फ़र्क है, पहले तो एक्स एंटे और एक्स पोस्ट का मतलब समझ लो, फिर सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। एंटे मतलब क्या है, पहला, पास्ट, पोस्ट मतलब फ्यूचर। हम कहते हैं ना पोस्टपोन कर दी, हम बोलते हैं ना कोई चीज़ पोस्टपोन कर दी, यानी कि फ्यूचर के लिए टाल दी, ऐसे रिलेट करके चलो। तो एंटे मतलब पुराना, पहला, पोस्ट मतलब बाद का। तो एंटे का मतलब क्या होता है, मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ। एंटे का मतलब होता है दैट इज़ प्लान्ड। प्लान हम कब करते हैं, कोई भी चीज़ हम प्लान कब करते हैं, पहले ही करते हैं ना, हम बाद में पहले चीज़ प्लान नहीं करते। हमें फ्यूचर में जाके, अभी आप 12th में हो, अब आप ग्रेजुएशन में जाके 12वीं की चीज़ें तो प्लान नहीं करोगे, 12वीं में रह के ग्रेजुएशन की चीज़ें प्लान करोगे ना, समझ आया। तो एंटे का मतलब होता है प्लान्ड, ठीक है, मतलब पहले ही हम प्लान कर रहे हैं। और पोस्ट का मतलब क्या होता है, एक्चुअल। एक्चुअल में बाद में हो क्या रहा है, ओके। पोस्ट मतलब बाद में, एक्चुअल में हो क्या रहा है, और एंटे मतलब पहले, हमने पहले प्लान क्या किया था। तो एक्स एंटे सेविंग यानी कि प्लान्ड सेविंग, और एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट यानी कि प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। इसी तरह एक्स पोस्ट सेविंग का मतलब एक्चुअल सेविंग कितनी हो रही है, और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है। अब पॉइंट आता है कि ये वाला जो सेविंग और ये वाला जो इन्वेस्टमेंट है वो इनमें से कौन सा है, ये एक्स एंटे हैं दोनों, एक्स पोस्ट हैं दोनों, ये क्या हैं। तो यहाँ पर मैं इतनी देर से चिल्ला के बोल रही हूँ कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई ये क्या होते हैं। देखो डिज़ायर्ड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, डिज़ायर्ड मतलब प्लान्ड, जो हम सोच रहे हैं, ये मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था। एक्चुअल का कोई लेना देना नहीं होता। एग्रीगेट डिमांड होता है डिज़ायर्ड आउटपुट जो कि लोग खरीदना चाह रहे हैं, प्लान्ड आउटपुट जो कि खरीदना चाह रहे हैं, मतलब लोग कितना प्लान खरीद रहे हैं, वो प्लान कर रहे हैं खरीदने का, वो एक्चुअल में कितना खरीद रहे हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, लोग कितना प्लान कर रहे हैं प्रोड्यूस करने के लिए, वो एक्चुअल में कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, कितना प्लान कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे सेविंग कितनी है कि लोग कितना प्लान कर रहे हैं सेव करने का, और इन्वेस्टमेंट क्या है, लोग कितना प्लान कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने का। जब प्लान कर रहे हैं तो प्लान का मतलब एंटे, यानी कि ये जो एस है और ये जो आई है ये आपका क्या है, सिर्फ ये एक्स एंटे सेविंग, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं ये, ठीक है। एक्स एंटे सेविंग, एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट, एक्स पोस्ट का कोई लेना देना नहीं है। यानी कि अब आप ये समझो कि इक्विलिब्रियम जीडीपी, इक्विलिब्रियम आउटपुट, इक्विलिब्रियम इनकम जो हमारा होता है वो सिर्फ डिज़ायर्ड या प्लान्ड चीज़ों से रिलेटेड होता है, वो एक्चुअल से उसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर भी हमने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो लिया, तो हमने डिज़ायर्ड और प्लान्ड आउटपुट लिया कि डिज़ायर्ड आउटपुट कितना खरीदना चाह रहे हैं, डिज़ायर्ड आउटपुट कितना प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, प्लान्ड आउटपुट कितना खरीदना चाह रहे हैं, प्लान्ड आउटपुट कितना आपका बनाना चाह रहे हैं, यानी कि डिज़ायर्ड और प्लान्ड से रिलेटेड है। एक्चुअल वर्ड मैंने यहाँ यूज़ नहीं किया। इसी तरह जब मैंने इसी इक्वेशन को आगे एक्सटेंड किया और हम इस इक्वेशन पे आ गए, तभी भी हम क्या कर रहे हैं, हम कितना सेव करना चाहते हैं, प्लान कर रहे हैं कितना सेव करने का और कितना प्लान कर रहे हैं इन्वेस्ट करने का। एक्चुअल प्लानिंग, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो ये टर्म्स आपने याद रखना है। बहुत बार पूछा जाता है कि ये जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है इक्वेशन आपने निकालनी है, इसमें ये एक्स एंटे सेविंग इन्वेस्टमेंट है, एक्स एंड या फिर एक्स पोस्ट सेविंग इन्वेस्टमेंट है, क्या है। तो याद रखना है पोस्ट मतलब एक्चुअल जो बाद में होएगा, ठीक है, और एक्चुअल से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम प्लानिंग पर जी रहे हैं। ये याद रखो, हम प्लानिंग पर जी रहे हैं। कितना प्लान कर रहे हैं, एंटे, यानी कि एक्स एंटे सेविंग है, ये एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट है। और फटाफट से आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। मैं साइड हो जाती हूँ, वीडियो पॉज करके जल्दी स्क्रीनशॉट ले लेना।
इतनी कहानी आपके लिए मोर देन इनफ है। अगर आपको ये समझ आ गया तो वेल एंड गुड, पर नहीं समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देखना। सारी चीज़ें मैंने बहुत डिटेल में समझाई हैं, डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगा। बट फिर भी नहीं समझ आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंस्टाग्राम पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड येस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक इट, share this video with your friends as well, and do not forget to subscribe to my channel. Thank you.